शो पावर्ड बाय पॉलीकैब, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। सर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तीसरे दिन पिटाई हुई है, क्या बड़े डेटा दिखे? लगातार तीसरे दिन निफ्टी और लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी लाल निशान में होते हुए दिखे हैं हमें बंद। और कल नेहा सुबह इस वक्त हम बात भी कर रहे थे कि आप देखिए 4 दिन से निफ्टी की 40 पॉइंट की रेंज में ट्रेड हुआ है, क्लोजिंग बेसिस पे है। बैंक निफ्टी का 250-250 पॉइंट की रेंज में 4 दिन से बंद होता दिखा है। एक बड़ा दिन होगा आपके लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए आज से, और कल बड़ा दिन। अफसोस ये कि नीचे की तरफ मिला। तो एआई डेटा ने आपको साफ संकेत दिया था कि कल, और मैंने कहा भी कि अगर कोई बड़ा मूव देना ही तो एक्सपायरी से बढ़िया दिन होगा नहीं। और कल आपने डेटा के दम पे देख लिया, क्योंकि कंसोलिडेशन से साफ समझ में आ रहा था। तो हम जब ये डेटा देते हैं तो डेटा के पीछे पर्पज़ यही है, ज़रूरी नहीं कि हर बार डेटा से आपको डायरेक्शन मिली जाए। डायरेक्शन आपको बाजार भी दे सकता है, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि बड़े मूव की तैयारी डेटा ऐसा बता रहे हैं, तो अब जिन लोगों को समझ में आ गया कि भाई 26,200 के आसपास बार बार बंद हो रहे हैं 4 दिन से और बड़े मूव की तैयारी, तो जैसे ही कमजोरी का संकेत आता है आप अपनी तेजी की पोजीशन को तुरंत कम कर लेते हैं। वैसा तो आप तैयार रहते हैं कि आपको पता है कि आज का दिन बड़ा दिन है, और वो कल का दिन डेटा ने बता भी दिया आपको किस तरह से बड़ा दिन है। 4 दिन से निफ्टी 26,200 के आसपास बंद हो रहा था। कल फिर से हम 26,100 से जो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें मिला और 4 दिन हम उसके ऊपर बंद हुए, उस ब्रेकआउट के नीचे बंद होते हुए दिखे हम। तो थोड़ा सा एक हल्का सा वापस से उस कंसोलिडेशन जोन में जा रहे हैं 26,100 की। सो ये इंपॉर्टेंट है डेटा के लिए आज से। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने कल लोअर लो लोअर हाई बनाया, यानी कि पिछले दिन का हाई पार नहीं कर पाए, जबकि पिछले दिन के हाई को भी तोड़ा। ये कमजोरी का संकेत आपको दोनों से आता दिखा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी से। अब आइए, सिमिलरली जैसा निफ्टी का मामला है वैसे बैंक निफ्टी भी 4 दिनों से 59,700 के आसपास बंद होने के बाद कल बड़े सपोर्ट लेवल 59,500 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है, क्योंकि 59,525 और 59,750 की रेंज में 225 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने 4 दिनों से क्लोजिंग दी थी। कल 4 दिनों की क्लोजिंग लेवल के जहाँ से ऊपर से एक ब्रेकआउट लग रहा था, उसके नीचे वापस से थोड़ा सा बंद होता हुआ दिखा है। अब आइए मिड कैप इंडेक्स, इसका भी हाल वैसे ही है। 4 दिनों से मिड कैप इंडेक्स 61,200 61,300 की रेंज में जाकर बार बार अटक रहा है। और आपको याद होगा मैंने बोला भी था कि पिछली बार भी सेम 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच 3 ट्रेडिंग सेशन, एक दिन छुट्टी थी, उसमें भी इसी लेवल पर मिड कैप इंडेक्स जाकर अटका था और वहाँ से कमजोरी बनती हुई दिखी थी। इस बार सेम वही हो रहा है, वही 61,200 61,300 के आसपास आकर ये रुका है। कल कमजोरी हो भी गई। स्मॉल कैप इंडेक्स कल एक हफ्ते के निचले स्तरों पर रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी बढ़ने के संकेत आए। 4 दिनों के बाद रिलायंस ने जो 1550 1575 की रेंज में बार बार क्लोजिंग दे रहा था, कल उस रेंज के थोड़ा सा नीचे 1546 पर बंद हुआ है। तो रिलायंस ने कल रेंज तोड़ने की कोशिश की है। मैं ब्रेकडाउन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज एक दिन और देखते हैं, ज़्यादा नीचे बंद नहीं हुआ है तो एक बार और देखते हैं, लेकिन थोड़ी कमजोरी का संकेत कल आता दिखा है। और इस बीच HDFC बैंक 40 दिनों से 970 और 1020 की रेंज में जो ट्रेड कर रहा है, 3 दिनों से 1020 की रेंज को ऊपर की तरफ नॉक 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 पार करना है, मना कर दिया, नहीं बिल्कुल मना कर दिया, साफ नीचे भेज दिया वापस। और इसीलिए आज जो HDFC बैंक का, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन दे रहा हूँ, लेकिन HDFC बैंक का मैं पूरा नए डेटा के साथ लेकर आया हूँ विश्लेषण, जो AI डेटा है, और वो ये बताएगा कि क्यों आज की तारीख में इस वक्त सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन के लिहाज से HDFC बैंक है। और HDFC बैंक तय करेगा किस्मत निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और वो तय करेगा कि हमें और घटना है या यहाँ से बढ़ जाना है। रिलायंस ने हल्की सी कमजोरी के संकेत कल दिए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त आज सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए HDFC बैंक क्यों है वो मैं बताऊँ। ओके चलिए, उस पर तो हम नज़र रखेंगे, लेकिन सर उससे पहले FIs DIs के बिग डेटा क्या है? FIs के लॉन्ग पोजीशन फाइनली आकर फिर से घटी है। आह तो करने की बात नहीं, आह करने वाली बात है। तो फिर से FIs थोड़ा बेचा है, 16% के नीचे आए हैं, 18% के ऊपर थे उससे। कैश में बिकवाली की है 3600 करोड़ से ज़्यादा की। स्टॉक फ्यूचर्स जरूर 3 दिन से बेचने, और कल एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, ये बताना जरूरी नहीं है। देखिए 3642 करोड़ की कैश में बिकवाली है, स्टॉक्स में कैश में बिकवाली है FIs की, ठीक है, और 3630 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है। मतलब क्या है? मतलब नेट तो स्टॉक बेचे नहीं है उन्होंने कुछ भी। एग्जैक्टली जितना कैश में बेचा उतना स्टॉक फ्यूचर खरीद लिया। थोड़ी सी इंडेक्स में बिकवाली की है 2465 करोड़ की, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट कमजोर हुआ। अब इंडेक्स की बिकवाली में भी अंदर और घुसिए तो 2271 करोड़ की बिकवाली सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में कोई खास नहीं है, 260 करोड़ की। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि FIs निफ्टी पर बुलिश नहीं है। अच्छा, हाँ, स्टॉक्स पे इतने बेरिश नहीं है, कैश में बेच रहे तो उतना को उतना स्टॉक फ्यूचर खरीद रहे हैं।
चर्निंग कर सकते हैं। हो सकता है एक्स खरीद के वाई बेच रहे हो, भाई ठीक है, मेटल ठीक लग रहा है, मेटल ले लेते हैं, चलो एफएमसीजी दे देते हैं। अच्छा, आईटी ठीक लग रहा है, आईटी ले लेते हैं, चलो बैंक दे देते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट कुल मिला के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अपनी है। लेकिन जो बदलाव दिख रहा है वो है कि कल के सेशन में निफ्टी ही बेचा है एफआईज ने, और इसलिए आप देखिए इतने दिनों बाद फाइनली निफ्टी में एफआईज की पोजीशन घट कर आई है 16% के नीचे। सो ऐसा कल के डेटा इतने खराब नहीं है, मतलब खरीदारी करे लेकिन सिलेक्टिव है। हाँ कल के डेटा खराब नहीं है एफआईज के। ठीक है, मतलब जो हिसाब से कल का एक्शन था मार्केट का कि आप 150 पॉइंट निफ्टी पे घट गए, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी पे, वैसे डेटा नहीं है एफआईज के। ठीक है, पहली चीज़। अब आइए इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में 3 दिन बेचने के बाद उल्टा खरीदा। अब नेट में आ जाइए, 2475 करोड़ की बिक वाली जो कि छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं, कल की गिरावट को देखते हुए बहुत बड़ी नहीं है। लोकल फंड्स ओहो 67th डे 67वां दिन खरीदारी 46 करोड़ की, याद रखने में ईजी। और इस बीच एक और इम्पोर्टेंट डेटा है, वो ये कि कल बजाज हाउसिंग फाइनेंस में थी एक 1588 करोड़ की ब्लॉक डील, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, वो भी थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, 1500 करोड़ 1600 करोड़ की ब्लॉक डील का है। ये आपके लिए एफआईएस के बिग डेटा। लेकिन एफआईएस के बिग डेटा ये कह रहे हैं कि अगर रिकवरी आई तो आज इसी वजह से आई कि एफआईएस ने उतना ज़्यादा बेचा नहीं है। इंडेक्स बेचने में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, एफआईएस को स्टॉक्स नहीं बेचने। सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या है, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक्स में, कैश में एफआईएस का क्या एक्शन है, खरीदने बेचने। उसके बाद स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में क्या है, उसके बाद, क्योंकि इंडेक्स तो आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड होता है मार्केट मूवमेंट के साथ में, कि अगर आप मार्केट ख़राब लग रहा हो लेकिन मुझे अपना स्टॉक नहीं बेचना है तो मैं इंडेक्स बेच दूंगा। स्टॉक बार बार क्यों नहीं बेचना, खरीदना होता है, टैक्सेशन का इशू होता है, तो वो मैं अपनी डिलीवरी रख लूँगा, लेकिन अगर नीचे जाने वाला होगा तो मैं हेजिंग कर लूँगा। सो इसलिए, लेकिन अच्छा फ्यूचर्स में भी आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा महीने भर के व्यू से, लेकिन कैश में जब खरीदते बेचते तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से कर रहे हैं। कोई भी ट्रेड कैश की डिलीवरी बेचते तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे छोड़ देना है, डिलीवरी ले रहे हैं तो कोई 1-2-4 दिनों के लिए नहीं लेते हैं। सो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैश के आंकड़ों की है, फिर स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़ों की है, फिर इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़ों की। इस तरह से आप इन डेटा को पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छे से बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके, चलिए सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, आज टिप के तौर पर ये याद रखेंगे। लेकिन आइए बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लोबल बिग डेटा के बारे में। सर यहाँ आपको क्या इंटरेस्टिंग है? रुपया 89.95, ये अब हमारा नया रिकॉर्ड बन गया, जिस पे हम कोई कॉलर ऊंची नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लगा। हालांकि एक अच्छी बात यह कि ट्रेड डील की अटकी हुई है, टैरिफ लगे हुए, इसे ऐसे में कमज़ोर रुपया एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी राहत देता है। लेकिन इसमें क्या है कि हल्के रुपए की कमज़ोरी से भी 2% 3% कमज़ोरी से भी कोई बड़ी राहत मिल नहीं रही, उल्टा थोड़ा सा मूड ख़राब करने वाला है एफआईएस की तरफ से। दूसरा, कल 7 दिनों में चांदी लगभग 24,000, सोना लगभग 4,000 रुपये महंगा हो चुका है। अमेरिकी बाजार कल की रिकवरी के बाद फिर से लाइफ हाई के करीब पहुंचते हुए दिख रहा है। बिटकॉइन में कल 6% का बड़ा उछाल आया है, रिलीफ रैली आई है बिटकॉइन में। डॉलर इंडेक्स लगातार छठे दिन कमज़ोर होकर 100 के नीचे, ये एक अच्छा संकेत है। कम से कम डॉलर कमज़ोर है तो थोड़ा, हालांकि हम उसके बावजूद गिर रहे हैं, हमें डॉलर के मजबूत होने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर का कमज़ोर होना ओवरऑल इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छी बात है। लगातार 8 दिनों की कमजोरी के साथ डॉलर इंडेक्स आपके लिए 26 फरवरी 2024 के बाद सबसे लंबी गिरावट दिखा रहा है, यानी कि डॉलर की मजबूती के संकेत। डॉलर और कच्चा तेल लगभग एक जैसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इनको उठना ही नहीं है, और जैसे ही उठेंगे वापस कुछ न कुछ वजह से गिर जाएंगे। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 2 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड। एप्पल का शेयर, कुछ अब आज है ना नेहा, 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग डेटा ले आया। हमारे मार्केट पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर चीज़ फ़र्क पड़े वैसे ही नहीं। दुनिया में ज्ञान भी कोई चीज़ होती जो लेने में कोई हर्ज नहीं है। एप्पल का शेयर लाइफ हाई पर है, लगातार छठे दिन तेजी है। और देखिए एप्पल का शेयर तब लाइफ हाई पर है 6 महीने में 41%, तब जब लोगों ने एप्पल को राइट ऑफ, एप्पल 16 में मज़ा नहीं आया और 17 में मज़ा नहीं आया, घड़ियाँ वैसी की वैसी है और वॉट नॉट ना। लोग तो ओबिचुरी लिखना शुरू कर चुके थे हैं कि अब एप्पल में वो बात नहीं रही है ना, लोग लाइन नहीं लगा रहे हैं, वॉट एवर सबका अपना अपना व्यू दे तो कोई गलत भी नहीं। लेकिन स्टॉक देखो, मार्केट कुछ अलग ही कहता है, 41% 6 महीनों में। दूसरा, इंटेल लाइफ हाई पर पहुंच चुका है, ये शेयर भी 3 महीनों में 80% दौड़ा इंटेल का शेयर। ऐसे ये कोई वहाँ की छोटे मोटी मिड कैप नहीं है, हमारे लार्ज कैप्स उनके सामने मिड कैप दिखते हैं, हमारी लार्ज कैप कंपनियाँ 80% 3 महीने में। इसका मतलब, क्योंकि ना जो ये मैं क्यों डेटा बता रहा हूँ, उसका पर्पज़ है एक नया। पर्पज़ ये है कि अगर लोगों को लगता है एफआईएस क्यों बेच रहे हो,
तो पैसा उनका जहाँ बनेगा वहाँ लगाएंगे। एक स्टॉक बताओ ना हमारा निफ्टी का जो 3 महीनों में 50% भी दौड़ाओ, 40 भी दौड़ाओ, उनका स्टॉक देखिए। इंटेल 80%, एप्पल 40%। यार जहाँ पैसा, अल्टीमेटली तो पैसा है, करेक्ट। जहाँ बनेगा वहाँ लगाएंगे। उनके नॉट दैट कि उन्हें इंडिया अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उन्हें अगर कोई ज़्यादा, भाई मैं आपको कहूँगा इक्विटी मार्केट बहुत बड़े बड़े, और आपको कोई कहे यार ये लो, मैं आपको कोई गोल्ड आज से 20% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, आप तुरंत बोले अभी मार्केट ये तो बाद में ही ले लूँगा, पहले ये ले लूँ। तो जहाँ आपका जल्दी और ज़्यादा पैसा बनेगा वहाँ आप जाओगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी इस चीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए मैंने आज ये आपको स्टॉक सिखाया, जिससे अंदाज़ा लगे लोगों को कि हो क्या रहा है। तीसरी एक और स्टॉक है एनवीडिया, 1 महीने में 13% और मेटा 9%। इसका मतलब है अमेरिका में ऑल ग्रास इज़ नॉट ग्रीन, कुछ खराब भी है। तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो कमज़ोर भी है।